तो ये हमारा लेक्चर 2 है कि हम मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सारे रूल्स जो हैं मॉडर्न अप्रोच के वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और वो क्या होता है, ये मैं पहले जो वीडियो बनाया हूँ लेक्चर 1 में वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी डिटेल में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन लेके ये देखना है कि जर्नल एंट्रीज बनेंगे कैसे, उस रूल्स को फॉलो करते हुए जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि रूल्स कैसे बनते हैं, अब उस रूल से जर्नल एंट्री कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको पहले एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि हमने क्या सीखा था। या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर कैपिटल हुआ, कैपिटल है तो इंक्रीज में बैलेंस शो करेगा क्रेडिट और डिक्रीज में शो करेगा डेबिट। सेम गोज फॉर लायबिलिटी, इंक्रीज में क्रेडिट और डिक्रीज में डेबिट। नेक्स्ट फॉर एसेट्स, इंक्रीज आपका होता है डेबिट और डिक्रीज होता है आपका क्रेडिट। प्रॉफिट जो होता है आपका वो हमेशा आपको बैलेंस शो करता है इंक्रीज में क्रेडिट, और जो आपका लॉस होता है वो हमेशा आपको बैलेंस शो करेगा डेबिट। अच्छा, लॉस या एक्सपेंस दोनों नेचर सेम ही है। ठीक है, डेबिट बैलेंस शो करता है। बाकी परचेज कौन सा बैलेंस शो करता है, परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करता है, सेल्स रिटर्न, ये मैं पिछली क्लास में आपको बताया था, उसका भी हम लोग देखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे बनता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो बेसिक है, ये पांचों आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आपको ये तीन ही पता होना चाहिए, बाकी तो आप खुद ही डिराइव कर लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस इसीलिए शो करता है क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ाता है और कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है। वैसे ही लॉस या एक्सपेंस डेबिट बैलेंस शो करता है क्योंकि वो कैपिटल को घटाता है और कैपिटल घटने से डेबिट होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिट और लॉस या एक्सपेंस सिर्फ एक ही बैलेंस शो क्यों करते हैं, वो है इंक्रीज, डिक्रीज बैलेंस क्यों नहीं शो करते। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसका कुछ प्रॉफिट नहीं होता, कुछ लॉस नहीं होता। सबसे स्टार्टिंग में बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट उस वक्त जीरो है, लॉस भी जीरो है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो जीरो से इंक्रीज होगा, 1 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, कितना भी हो जाए मतलब नहीं। कभी डिक्रीजिंग जाएगा क्या पीछे वापस, कभी फिर मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 हो रहा है, फिर 10,000 से 8,000 हो सकता है क्या। 10,000 से 8,000 होगा तो वो तो लॉस में चल जाएगा ना 2,000, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, लॉस में दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट डिक्रीज करते हुए हम कभी भी नहीं दिखाएंगे। वैसे ही लॉस हमेशा इंक्रीज ही करेगा, पहले 2,000 होगा, फिर 4,000 होगा, फिर 6,000 होगा, जितना भी लॉस होगा इसमें प्लस ही होता जाएगा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा और ये भी हमेशा इंक्रीज ही करेगा। कभी प्रॉफिट एक बार जहाँ तक पहुँचा है उसके बाद अगर फिर प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज करेगा, लॉस होता है तो डिक्रीज कर सकता है, और लॉस होगा तो फिर हमको लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट में तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। इसलिए प्रॉफिट का हमेशा जो बैलेंस होता है वो सिर्फ इंक्रीजिंग में होता है और लॉस का भी जो होता है वो इंक्रीजिंग में होता है, क्योंकि ये कभी भी डिक्रीज करते ही नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, कभी भी वापस कम नहीं होगा, लॉस भी हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रॉफिट अगर कम हो गया तो वो लॉस की वजह से, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो फिर हम उसको लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट कम हो रहा है बोल के रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही लॉस अगर कम हो रहा है तो बेसिकली मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो जा रहा है, तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट में रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि लॉस कम हो रहा है बोल के प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट है, लॉस लॉस है, और वो हमेशा इंक्रीज ही करेगा एक बिजनेस में, इसलिए उनका एक ही बैलेंस है और डिक्रीजिंग का उनका कोई भी बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम क्या जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन रूल से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का वो है हमारा कैपिटल। क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। अब कैपिटल दो तरीके से लाया जाता है बिजनेस में, एक होता है कैश और एक होता है एसेट्स। वैसे कैश भी एक एसेट ही है, लेकिन हम यहाँ पे एसेट्स का मतलब अदर देन कैश का बात करें, अदर देन कैश की बात करें। ठीक है, तो अगर वो कैश लाता है एज एन कैपिटल तो बिजनेस में क्या एंट्री होगा। ठीक है, ये सबसे पहला एंट्री है, बिजनेस के पास अपना पैसा एक भी रुपया या पैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब जब वो कैश लाएगा तो बिजनेस में कैश जो कि जीरो था वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो बेसिकली कैश इंक्रीज कर रहा है मतलब एक असेट इंक्रीज कर रहा है, और असेट इंक्रीज करने से क्या होता है, डेबिट। तो कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है, डेबिट। और एक और चीज इंक्रीज कर रहा है बिजनेस में, कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल ला रहा है एज कैश, तो कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है, और कैपिटल इंक्रीज करने से क्या होता है, क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट दोनों का सेम रहेगा। ये आपका पहला जनरल एंट्री हो गया। नेक्स्ट जो जनरल एंट्री आपका बनेगा वो है कि बाय मान लीजिए कि वो असेट्स लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि वो कार लेके आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो अब इसका क्या हमारा जनरल एंट्री होगा। देखिए अगर कार बिजनेस में लेके आ रहा है तो सिंपल सी बात है, कार भी बिजनेस का एक असेट असेट हुआ और वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कार एक असेट है जो बढ़ रहा है, तो असेट बढ़ने से डेबिट होता है, तो कार अकाउंट आपका डेबिट हो गया। और वो कैपिटल के तौर पे ला रहा है क्योंकि ओनर ला रहा है, इसीलिए कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है। अब ये सवाल उठता है कि कार लाने से कैपिटल कैसे बढ़े, क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है ओनर या फिर एसेट लगाता है, ठीक है, ओनर का फंड का बात हो रहा है, ओनर जो भी चीज़ लगाएगा वो क्या है, कैपिटल ही है। अच्छा, हम इसको यहाँ पे जो रिकॉर्ड करेंगे वो मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करेंगे। इसका आंसर पता है आपको क्यों मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने से भी पहले हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफाई करना, उसके बाद होता है आपका मेज़र करना, उसके बाद आपका होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, जर्नल। इससे पहले दो स्टेप क्या बोलता है, पहले आइडेंटिफाई करना है वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, मतलब उसमें मनी मनी वर्थ वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है। ये होता है हमारा फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन। मेज़र किस में करते हैं, हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन का होना चाहिए, मतलब ये कि अगर बिजनेस में आपका मैनेजर 2 घंटे लेट आता है, इसका आप कोई एंट्री पास नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ भी फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली ट्रांजैक्शन भी नहीं है। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। अब मान लीजिए आप दुकान में बैठे और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या रिकॉर्ड कर लेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में? नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। अब मनी इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं हो रहा कि कैश आए या जाए, सिर्फ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मनी का। फिर मेजर मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल है, वो ओनियन खरीद के ला रहा है 5 kg, ठीक है। तो अब इसको रिकॉर्ड वो कैसे करेगा, ओनियन तो ला रहा है, इसके पास दो ऑप्शन है, अब बताना कौन सा सही है। बुक ऑफ अकाउंट्स में ओनियन क्या रिकॉर्ड करे, 5 kg रिकॉर्ड करे, मान ले 5 kg लाया है ₹100 में, तो 5 kg रिकॉर्ड करे या ₹100 रिकॉर्ड करे। हमेशा बिजनेस में ट्रांजैक्शन को मेजर और रिकॉर्ड मॉनेटरी टर्म्स में ही किया जाता है। 5 kg कभी नहीं लिखा जाएगा, उसका मॉनेटरी वैल्यू ही लिखा जाएगा। इसीलिए एसेट जो ओनर ला रहा है वो भी कैपिटल ही ला रहा है एक तरीके से, और उसको हम मेजर किस में करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू में ही करेंगे। यानी बोलेंगे एक कार ला रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू हम मेजर करके ट्रांजैक्शन में वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली ला एक कार ही रहा है, लेकिन रिकॉर्ड कैसे होगा, मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि ये हमारा स्टेप्स प्रोसेस, बेसिकली अकाउंटिंग का प्रोसेस है, तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने ही हैं। तो हमको सब कुछ मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो कि असेट की वजह से आएगा वो भी मॉनेटरी वैल्यू में ही आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इन कलर चेंज कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कार अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, सेम एसेट इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ओनर जो अपना, अब ये भी कैश या एसेट दोनों हो सकता है, ठीक है। ओनर अगर बिजनेस में से कुछ चीज़ें निकाल लें, कैश भी निकाल सकता है, अदर देन कैश जो एसेट्स हैं उसको भी निकाल सकता है। तो हमारा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा कैश के केस में क्या होगा, बिजनेस से अगर वो कैश निकालेगा तो सिंपल सी बात है, कैश बिजनेस में कम हो जाएगा। और कैश एक असेट है, कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। बढ़ने से डेबिट होता है, कम होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट हो गया। और क्योंकि वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस में से अपना पैसा निकाल रहा है। तो कैपिटल पहले मान लीजिए 1 लाख का था, अगर वो 20,000 रुपये निकाल लेगा तो अब कैपिटल उसका कितना बचेगा,
80,000, क्योंकि 20,000 रुपये निकाल लिया है बिजनेस से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो कैपिटल पहले जो 1 लाख था अब कितना हो जाएगा 80,000। तो कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने से डेबिट होता है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऐसे तो डेबिट, इसका लिखते क्या है हम, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जब भी बिजनेस में से पैसा निकालेगा तो उसको लिखना क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी अमाउंट रहेगा आप सामने लिख सकते हैं। अगर एसेट लेके जाएगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी एसेट कम होगा तो क्रेडिट, और सिंपल सी बात है फिर ड्राइंग होगा। क्योंकि पिछली बार हम जो पढ़े थे वही पढ़े थे कि एसेट भी लाता है तो मॉनेटरी वैल्यू में हम कैपिटल में ही मानते हैं। तो एसेट निकालेगा भी तो बोलेंगे कि कैपिटल कम हो रहा है, तो उसको ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे, ठीक है, डेबिट। फिर फंडा आपका वही है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। इसमें भी सेम चीज़ है, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, और इसमें क्योंकि एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको चीज़ पढ़ना है वो है परचेजेस। अब देखिए परचेजेस और सेल्स जो टर्म है वो रिलेट करता है गुड्स से, और गुड्स का मतलब होता है बिजनेस में वो चीज़ जिसमें बिजनेस डील करता है या ट्रेड करता है, जिसको बाय एंड सेल वो करता है, ठीक है। या फिर आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वो चीज़ जो बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए, ठीक है, वो आपका गुड्स होता है। तो एक बुक स्टोर के लिए आपका गुड्स हो जाएगा बुक, वैसे एक फर्नीचर का स्टोर के लिए आपका गुड्स हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे। तो अब परचेज, परचेज का मतलब क्या हो गया, बेसिकली बिजनेस जो गुड्स को परचेज करता है, बिजनेस गुड्स को जो परचेज करता है, ठीक है, बिजनेस जो गुड्स को परचेज करता है उसे क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो उसका एंट्री क्या होगा, अगर परचेज कभी भी करेगा बिजनेस गुड्स तो गुड्स हमारा एक असेट होता है, क्योंकि मैं पहले बताया था असेट क्या होता है, आइटम या प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस गुड्स परचेज करेगा तो असेट हमारा बढ़ जाएगा, और असेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट। तो आपका परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि परचेज करेंगे तो बेसिकली इसका दो भाग हो सकता है, ठीक है, या तो कैश में परचेज करो या तो क्रेडिट में परचेज करो। कैश परचेज का मतलब क्या होता है कि पैसा दे के परचेज कर रहा है, और क्रेडिट का मतलब बिना पैसा दिए परचेज कर रहा है लेकिन बाद में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैश की बात करें पहले, तो परचेजेस अकाउंट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश जा रहा है तो एक एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट। नेक्स्ट चीज़ हमको जानना है कि अगर क्रेडिट में होता है तो क्या होता है। क्रेडिट में भी करेंगे तो बिजनेस में तो पहले एक असेट्स बढ़ रहे हैं परचेजेस के नाम से, ठीक है, परचेज के नाम से ही एंट्री करना है, ठीक है। ये बहुत मतलब समझ लीजिए कि ये रूल है एक तरीके का। अब उसका नाम मत लिखिए, लिखिए गुड्स में जितना भी डील होता है परचेज या सेल ही लिखा था, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, और उसके बाद कैश तो जा नहीं रहा है, कैश को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, लेकिन सिंपल सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसा तो बाद में देना पड़ेगा, और जिसको पैसा देना होता है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, जिससे उधार लिए, फिर बात है उसको पैसा देना होता है। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट, तो हम बोलेंगे एक हमारा क्रेडिटर है जिसको हमको पैसा देना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट है, और यहाँ पे एक असेट हमारा डिक्रीज हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट है। परचेज अकाउंट फिर सेम बात है, क्योंकि एसेट जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट है, और यहाँ पे एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसीलिए क्या है, हमारा क्रेडिट है, ठीक है। ये हो गया परचेज का। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सेल्स। सेल्स भी दो हो सकता है, या तो कैश या तो क्रेडिट, ठीक है। तो अगर कैश में होता है तो क्या एंट्री होगा, सेल्स जब भी होता है तो हमारे पास से एसेट जाता है ना, गुड्स जाता है, बेसिकली क्या होता है, एसेट कम होता है, तो एसेट कम होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो टू सेल्स, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स जब भी बेचेंगे तो सेल्स लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट होगा, एसेट कम हो रहा है। फिर क्या बेच रहे हैं,
कैश में बेच रहे हैं मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है मतलब एक असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट। ये हमारा इसका जर्नल एंट्री। अगर क्रेडिट में बेच रहे हैं तो भी टू सेल्स तो होगा, क्योंकि बेच रहे हैं और एक बेच रहे हैं तो गुड्स हमारे पास कम होगा, मतलब एसेट कम होगा, एसेट कम होने से क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन हमारे पास कुछ आ तो रहा है नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन हम उससे पैसा लेंगे कि छोड़ देंगे, पैसा लेना है उससे, जिससे पैसा लेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, नया चीज़ है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये एक एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है। अब ये एसेट क्यों है, वाई दिस इज एन एसेट। तो एसेट के बारे में बताया था आपको कि आइटम या प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेस डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डील सॉरी 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 आइटम या प्रॉपर्टी जिसका बिजनेस ओनर है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। ठीक है, पिछले क्लास में बताया था लेक्चर 1 में। सिंपल सी बात है, उसको हम बोलते हैं एसेट। तो बेसिकली कंडीशन का आइटम या प्रॉपर्टी जिसके हम ओनर होने चाहिए। तो ये जो हम सेल्स किए हैं तो वो हमारा अब बेसिकली वो लायबल है कि वो हमको पैसा दे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो पैसा किसका रखा है, हमारा। अब वो पैसा उसका नहीं, क्योंकि वो लायबल है वो पैसा हमको देने के लिए। तो मान लीजिए 5,000 का अगर मैं सेल करता हूँ मिस्टर वाई को, इस वाई से मैं कभी भी 5,000 रुपये ले सकता हूँ। इसके पास एक्चुअली में जो 5,000 रुपये वो किसका है, अब मेरा है। मेरा मतलब क्या, उसका मैं ओनर हूँ। तो इसीलिए डेटर क्या होता है, एक असेट होता है, क्योंकि उस आदमी के पास जो कुछ भी है तुम्हारा, वो उसका ओनर कौन हो, तुम ही हो। तो तुम वो तुम्हारे लिए वो चीज़ क्या है, एसेट। और वो बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। अच्छा याद रखना, एसेट में एक चीज़ आपको याद रखना है, एसेट का मतलब ये होता है आइटम या प्रॉपर्टी जिसका बिजनेस ओनर हो। ये मत सोचना कि बिजनेस के पास है या नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने दोस्त से एक बाइक उधार मांग के ले आता हूँ, उधार मतलब एक दिन के लिए उधार मांग के ले आता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं उसको अपना एसेट मान लूँगा, नहीं है, तो वो मेरे पास, लेकिन वो आइटम प्रॉपर्टी भी है लेकिन वो मेरा नहीं है। तो ये मत समझना कि आइटम या प्रॉपर्टी जो मेरे पास है या बिजनेस के पास है, नहीं, जो जिसका बिजनेस ओनर है, पास में रहने से सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, उसका मैं ओनर नहीं हूँ, उसका ओनर कौन है, वो बंदा जिससे मांग के लाया, तो वो अपने लिए वो उसको एसेट मानेगा, राइट, लेकिन मैं उसको एसेट नहीं मान सकता। वैसे ही डेटर है, ठीक है, वो किसका पैसा रखा है, मेरा रखा है, उसका उस पैसे का ओनर कौन हुआ, मैं, तो मेरे लिए वो क्या है, एसेट है। ठीक है, उसके लिए वो एसेट नहीं है, इसीलिए बेसिकली उससे पैसा लेना है, तो मेरा एक तरीके का एसेट जिसको हम बोलते हैं डेटर, वो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है। और सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एक एसेट जो कि बेसिकली गुड्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस केस में भी कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स अकाउंट क्यों, क्योंकि एक एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डेटर, तो मैं बता ही चुका हूँ। सेटलमेंट डेटर का कैसे किया जाता है, डेटर हो या क्रेडिटर हो, उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसा देना होता है, और डेटर वो होता है जिससे पैसा लेना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पैसा देन लेन जब होगा, सेटलमेंट होगा, तो कैसे सेटल किया जाएगा। पहला केस लेते हैं डेटर का, यहाँ पे लेंगे हम सेकंड क्रेडिटर का। ठीक है, तो डेटर कब होता है, बेसिकली जब हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, और क्रेडिटर कब होता है, जब हम परचेज करते हैं। क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की बात करूँ, ठीक है। तो अब उससे पैसा लेना है, मतलब डेटर है। तो पहले सेल्स में जो डेटर का एंट्री होगा वो हम मारेंगे। तो सेल्स में क्या होता है, पहले हम बोलते हैं डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रहा है, टू सेल्स, क्योंकि एक एसेट डिक्रीज कर रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रहा है। ठीक है, ये होता है पहला एंट्री। अब सेकंड, जब वो पैसा देगा तो क्या एंट्री मारेंगे। ठीक है, जब वो हमको पैसा देगा तो हमारे पास तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और हमारा डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब डेटर, मान लीजिए पहले डेटर में बोलता हूँ कि 500 रुपये उससे लेना था, 500 का सेल हुआ है, 500 उससे लेना था। अगर वो पैसा दे देगा तो डेटर जो था वो 500 से कितने में आ जाएगा, ज़ीरो में, क्योंकि अब उससे एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो डेटर बेसिकली क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है ना, और डेटर है क्या, एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, ये सब माइनर माइनर पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, रट्टा मारने का दरकार नहीं है। ठीक है, वैसे ही क्रेडिटर के केस में जैसे हम पहले तो गुड्स परचेज करके लेंगे, परचेज करेंगे तो हमारा एसेट बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ेगा, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, और हम दिखाएंगे कि हमको किसी को पैसा देना है, वो हमारा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर हम पैसा उसको देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो एक एसेट कम होगा, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। और अब हमको क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले उसको मान लेते हैं कि 1000 रुपये देना था, अब अगर 1000 रुपये दे देंगे तो अब उसको कितना देना है, 0। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और क्रेडिटर क्या एक तरीके का लाइबिलिटी है, बढ़ने से क्या होता है क्रेडिट, और घटने से क्या होता है डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ऐसे एक बार मैं आपको बता ही चुका हूँ ये वाला पिछले क्लास में। परचेज रिटर्न में सबसे पहले परचेज करना ज़रूरी है, वरना रिटर्न क्या करोगे। ठीक है, तो परचेज करेंगे तो परचेज का एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जब परचेज रिटर्न का भी दो केस हो सकता है, एक हो सकता है कैश, एक हो सकता है क्रेडिट। अब मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सोचा था छोटा होगा। ये होगा कैश, ये भी हो सकता है क्रेडिट। तो हम बेसिकली पहला जो बिट पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, कैश का। तो परचेज अगर हम कैश में करते हैं तो एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कैश हमारे पास से चल जाएगा, तो क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम उसको गुड्स वापस करते हैं तो सिंपल सी बात है, पैसा लेंगे कि छोड़ देंगे, लेंगे। तो अब उससे पैसा लेंगे, कुछ गुड्स वापस करेंगे और पैसा लेंगे। तो बेसिकली मान लेते हैं ये 1000 का था और अब हम उसको 500 का गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब कैश कितना आएगा, क्योंकि वो पैसा वापस करेगा ना। बिजनेस में कैश पहले तो 1000 रुपये गया था, तो एसेट कम हो रहा था इसीलिए क्रेडिट हुआ। अब वापस वो 500 रुपये देगा वापस करने की वजह से, तो एसेट फिर बढ़ेगा, कैश फिर बढ़ेगा। कैश बढ़ने से क्या होता है डेबिट। कितना बढ़ रहा है, 500। और परचेज अकाउंट जो था, और हम गुड्स अभी क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट। क्यों, क्योंकि देखिए पहले गुड्स कितना बढ़ा था, 1000 से बढ़ गया था, पहले गुड्स 1000 हो गया था, अब 500 का वापस कर देंगे तो बिजनेस में कितना बच जाएगा, 500। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, परचेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, एसेट डिक्रीज हो रहा है, और एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न के नाम से जाएगा, क्योंकि हम अकाउंट सब कुछ इतना झमेला करके क्यों बनाते हैं, सिस्टमेटिक रखने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ परचेज नहीं लिखना है, परचेज रिटर्न लिखना है, ताकि सब कुछ सिस्टमेटिक रहे, कोई भी देख के बताए कि परचेज रिटर्न हुआ था ये चीज़। ठीक है, आगे भी बहुत जगह काम देगा परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा। अब मान लेते हैं हमारा सेकंड केस, वो क्या था हमारा, कि अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या होगा। एंट्री बेसिकली आपका होता है क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, वही 1000 मान लो। ठीक है, अब अगर मान लो 500 का गुड्स वापस कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसा देगा क्या हमें, नहीं, पैसा हम ही नहीं दिए तो उसको, तो वो हमको क्यों देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नीचे तो टू परचेज रिटर्न जाएगा, क्योंकि हमारे पास से अब 500 का गुड्स जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, एक असेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा ही होगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट वही क्रेडिटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहले उसको कितना पे करना था, 1000, 500 का गुड्स वापस कर देंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 1000 से अब 500। तो पहले 1000 पे करना था, अब 500 करना है, मतलब क्या, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है ना, क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, और क्रेडिटर बढ़ने से क्रेडिट होता है, डिक्रीज होने से डेबिट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट है टू परचेज रिटर्न 500 500। सेम गोज विथ सेल्स रिटर्न, पहले सेल्स होना चाहिए, तो सेल्स होने से हमारा हमेशा एसेट कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, 1000 ही मान लेते हैं। पहला कैश का ले रहे हैं हम, केस 1 है, तो हमारे पास कैश आता है, मतलब एक एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है 1000 से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर वो बंदा हमको आके गुड्स वापस कर देता तो हमको कैश देना पड़ेगा, मतलब कैश कम होगा, एसेट कम होगा, तो क्रेडिट 500 मान लेते हैं। और अब वो बंदा हमको सामान वापस देके जाएगा तो फिर से हमारा सामान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था, मतलब 1000 से कम हुआ था सामान,
वो फिर आके 500 का सामान वापस कर देगा, मतलब सामान अब 500 से फिर बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉक था 2000 का, ठीक है। अगर हम 1000 बेच देंगे तो कितने किस में आ गए थे, 1000 में। तो बेसिकली हमारा असेट कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ था। फिर वो 500 का वापस कर देगा तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 1500। तो फिर असेट क्या है, बढ़ रहा है ना। असेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट। और किसकी वजह से बढ़ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट की वजह से बढ़ रहा है 500। सेकंड केस होगा हमारा क्रेडिट का, ठीक है। इसमें पहला क्या एंट्री मारा जाएगा, सिंपल सी बात है, टू सेल्स नीचे आएगा क्योंकि पहले सेल्स का एंट्री होता है और हमारा ऊपर उससे पैसा लेना है तो डेटर अकाउंट, ठीक है, 1000 ही मान लो। नेक्स्ट अगर वो सामान वापस करता है तो फिर हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा 500 से। शिट, अकाउंट डेबिट, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है, मेरे राइटिंग पे ध्यान मत, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि पैसे का तो लेन देन हुआ ही नहीं है, तो इस केस की तरह कैश क्रेडिट हो नहीं सकता है। क्रेडिट होगा क्या, डेटर अकाउंट। क्यों, क्योंकि पहले उससे कितना लेना था, 1000, अब कितना लेना है, 500। क्योंकि 500 का गुड्स वापस कर देगा तो फिर वो कितना पैसा देगा हमको, 500। तो बेसिकली डेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और डेटर होता है एसेट, बढ़ने से होता है डेबिट, घटने से होता है क्रेडिट, इसीलिए टू डेटर अकाउंट 500, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट ही टॉपिक होगा वैसे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब क्या होता है पहले समझ, डिस्काउंट का मतलब तो सब जानते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब पहले बता चुका हूँ। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसका क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में। ये सबसे आसान चीज़ है आज का, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, मान लीजिए आप साड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है, लड़का है तो समझ लेना कुछ शर्ट पैंट वगैरह खरीदने जा रहे हैं। तो पहले वो बोलता है 1000 में देंगे सर, तो आप बोलते हैं नहीं भैया हम तो 800 में देना है दो, वरना हम जा रहे हैं। तो बोलता है ठीक है 800 में दे देंगे। अब वो जो बिल काट के देता है वो कितना काट के देता है, 800 का ही काट के देता है ना, 1000 माइनस 200 करके तो नहीं दिखाता है, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब लेन देन के वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस होता है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। इसमें वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बेसिकली मान लीजिए अगर वो 800 में सेल कर रहा है तो वो रिकॉर्ड करेगा कि कैश मेरे पास 800 आया, कैश बढ़ा, डेबिट हुआ, एसेट बढ़ा, और सेल्स मैंने किया है 800 का, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि आपने बिल देखा ही होगा वो 1000 में 200 काट के बिल नहीं बनाता है। तो लेन देन के वक्त जो डिस्काउंट होता है ना वो एक्चुअली में बिल में आता ही नहीं है, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब वो जर्नल में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करने का कोई भी दरकार नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होता है, जब हम कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं तब कैश डिस्काउंट हमें मिलता है। हम भी दे सकते हैं दूसरे को अगर कोई दूसरा हमको कैश में पेमेंट कर रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये बुक ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट और अच्छा पहले रिकॉर्ड कैसे होगा, जर्नल एंट्री बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम बोले कि हमको कुछ कैश मिलने वाला था, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि हम सेल कर रहे हैं 1000 का एक सामान जिसके ऊपर कैश डिस्काउंट है 10%, तो बेसिकली 900 रुपये हमको मिलेगा। तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 900, ठीक है। और डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब क्या, लॉस है हमारे लिए। लॉस हमेशा होता है डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100। और सेल्स हम कितने का किए थे, 1000 का, और 1000 हमारा बेसिकली सेल्स मतलब एसेट जा रहा है इसीलिए क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एंट्री होता है। अब एक चीज़ आता है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में साथ में आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो ये बताइए, पहले लेन देन होता है बाद में पैसा दिया जाता है, पहले ही पैसा दे देते हैं, पहले लेन देन होता है बाद में पैसा दिया जाता है, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम पहले काटेंगे,
ठीक है, लेन देन के वक्त जो डिस्काउंट हमको मिल गया, मतलब जो रेट कम ज़्यादा हुआ, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले वो 1000 बोला था, उसमें बोला कि उसमें हम 20% छुड़ा लिए ट्रेड के टाइम में, मतलब कितना छुड़ा लिया, 200 रुपये, मतलब 800। ये हमारा सेलिंग का दाम हो गया, मतलब खरीदने का दाम हो गया, उसके लिए सेलिंग का दाम हो गया। अब इसके ऊपर हम, क्योंकि ये पैसा हमको पे करना है ना, इसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो मैं बोलता हूँ अगर कैश डिस्काउंट 10% है तो इस 800 के ऊपर हमको क्या मिलेगा, 10 रुपये, सॉरी 10% मतलब 80 रुपये का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। और उसके लिए आप ये एंट्री पास करेंगे। इस 20% को, जो कि आपका 200 रुपये होगा, वो कहीं दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों वो भी बता दिया। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में आएगा तो ट्रेड डिस्काउंट पहले निकाला जाता है, क्योंकि पहले लेन देन होता है, बाद में कैश पेमेंट होता है। ठीक है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होगा, बचे हुए जितना हमको पेमेंट करना था उस पर हम कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज पेन भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ में अभी जो किया वो होता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें या तो 2 क्रेडिट हो रहे हों या 2 चीज़ डेबिट हो रहे हों। ठीक है, जैसे मैं पिछली बार जो डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट को जो आपको एग्जांपल में एंट्री दिखाया था वो, तो इसका मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, कंपाउंड एंट्री कैसे बनता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ओनर जो है क्या करता है बिजनेस में, एक ही साथ कैश भी लेके आता है और एसेट भी लेके आता है, कार भी लेके आता है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले कैश का एक अलग एंट्री मारेंगे, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल बढ़ रहा है डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर वो कार भी लेके आ रहा है तो बिजनेस में फिर एक असेट बढ़ रहा है कार के नाम पे, तो वो डेबिट हो जाएगा। और फिर उसका कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि वो एक और चीज़ लेके आ रहा है, ओनर का पैसा लग रहा है ज़्यादा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं साथ मान लेते हैं, कैश लाया 1000, कैपिटल भी उसका 1000 से बड़ा, फिर कार लाया 1000 का, कैपिटल फिर उसका 1000 से बड़ा। तो इसको मैं साथ में भी दिखा सकता हूँ, क्या बोलूँगा कि बिजनेस में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ, कितना से होना चाहिए था, 1000 से, तो कर दिया। कार अकाउंट भी डेबिट होना चाहिए था, कितना से, 1000 से, उसको भी कर दिया। और कैपिटल एक ही साथ कितने से बढ़ा दूंगा, क्योंकि कैपिटल एक्चुअली मिला कितना रहा है, 2000। इस तरीके से कंपाउंड एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग पास करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एंट्री होता, मिला दूंगा तो दोनों चीज़ को डेबिट कर दिया, और कैपिटल जो दोनों में क्रेडिट होना चाहिए था वो एक ही बार क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट मिला के लिख दिया। ठीक है, वैसे ही डेबिट वाले का जो डेबिट का एग्जाम्पल है वो पीछे जा चुका है आपका कैश डिस्काउंट के, जो था उसमें आपका जा चुका है। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ जनरल एंट्री करेंगे, जिसमें सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एक्रूड इनकम, और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के क्या जनरल एंट्री होते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह के क्या जनरल एंट्री होती है। तो इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा लेक्चर, कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू।